अरे ये क्या किया तूने, पराठा जला दिया। तुझे तो इतना भी नहीं पता कि कब चूल्हे की आंच तेज करनी है और कब कम। अरे धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना मम्मी। पता नहीं कब सीख पाएगी, 25 की हो गई है तू, अब शादी की उम्र हो रही है तेरी, ऐसे कैसे ससुराल भेजूंगी मैं तुझे। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे कहाँ चले गए सब? ले आ गई तेरी बुआ जी। मैं बाहर जाती हूँ, तू चाय नाश्ता लेकर बाहर आ जाना, और चाय के साथ थोड़े पकौड़े भी बना ले, वरना तेरी बुआ जी बोलेंगी अभी तक इसको कुछ बनाना नहीं सिखाया। सीमा बाहर अपनी ननद के पास जाकर बैठ जाती है और शिखा चाय पकौड़े बनाने में लग जाती है। अरे यार, ये खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। अब ये पकौड़े कैसे बनते हैं? मम्मी तो बेसन में मसाले और सब्जी डालकर बनाती है। मम्मी क्या सब ऐसे ही बनाते हैं, मैं भी ऐसे ही बना देती हूँ। शिखा पकौड़े बनाने का तरीका तो सही सोचती है, लेकिन बेसन में सारे मसाले इतने ज्यादा डाल देती है और सब्जियां भी कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी काट कर डाल देती है, जिससे पकौड़े अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं। चलो शुक्र है चाय पकौड़े तो बनकर तैयार हो गए, कम से कम इस बार तो बुआ जी मुझे कुछ नहीं कहेंगी। शिखा बाहर चाय पकौड़े लेकर जाती है। अरे वाह, लगता है इस बार शिखा बेटी ने खाना बनाना सीख लिया। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, हो। ये भगवान, ये क्या करती है इस लड़की ने, पकौड़े बनाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी सब्जियां काट दी, और पक्का ये इसने तेज आंच पे बनाए होंगे, सत्यानाश। बेटा ये कैसे पकौड़ा बनाया तूने? एक तो बिल्कुल कच्चा, ऊपर से इतना ज्यादा नमक मिर्च, पूरे हफ्ते का मसाला एक बार में डाल दिया क्या? क्या ज्यादा हो गया क्या? मैंने तो कम ही डाला था। क्या कम डाला था? अरे हाँ, अब समझी। तेरी माँ ने तुझे जबरदस्ती ये चाय पकौड़े बनाने के लिए बोला होगा कि बुआ जी आ रही है, लेकिन अब ये दिखावा करने का समय नहीं रहा सीमा भाभी। लड़की के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं और इसे चाय पकौड़े बनाने तक नहीं आते। ऐसा ही रहा तो ससुराल जाकर रोज ससुराल वालों की बातें सुनेंगी। ठीक कह रही हो दीदी, मैंने ही इसे कुछ ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। इतना बोलती हूँ लेकिन मजा ले, कुछ बनाना सीख ले। कल से ही तेरी कुकिंग क्लास शुरू, अब तो रसोई में रोज मेरे साथ नई नई डिशेस बनाना सीखेगी। हाँ तो ठीक है ना मम्मी, मैं कब मना कर रही हूँ। पहले स्कूल और कॉलेज के चक्कर में नहीं सीख पाई, लेकिन अब तो सीख लूंगी पक्का। अब अगले दिन से शिखा की मम्मी उसे इंडियन खाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर देती है। शिखा को तो खाना बनाने की ABCD भी नहीं पता थी, इसलिए वो हर काम में गड़बड़ करती रहती। अरे ये क्या कर रही है तू? खीर के अंदर मैंने तुझे इलायची डालने को बोला था, और इलायची का मतलब छोटी इलायची, तूने इसमें काली इलायची क्यों कूट कर डाल दी? सत्यानाश। अरे मम्मी, तो आपको हरी इलायची बोलना चाहिए था ना। अब आपने मुझे इलायची बोला और मुझे सामने काली वाली इलायची दिख गई तो मैंने डाल दी। बेटा जब खाने में कुछ मीठा बनाते हैं ना तो हरी वाली इलायची ही डालते हैं, और सब्जी में जब खड़े मसाले डालते हैं तो उसमें बाकी खड़े मसालों के साथ काली इलायची जाती है। मेरी ही गलती है जो पहले तुझे कभी किचन में आने नहीं दिया, और अब ये छोटी छोटी बातें भी तुझे सिखानी पड़ रही है। डोंट वरी ना मम्मा, मैं मेहनत करूंगी और प्रॉमिस, आप एक बार जो बात मुझे बता दोगी ना, मैं उसे बार बार नहीं पूछूंगी। देखते हैं। शिखा को खाना बनाना सिखाते हुए लगभग 15-20 दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन, अरे सीमा जी, आज तो मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, गर्मा गर्म पूरी के साथ हलवा बना लो ना। क्या आपको हलवा खाना है पापा? हलवा बनाने के लिए मम्मी को परेशान करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, अब भी बनाकर लाती हूँ आपके लिए। वाह वाह, पहली बार। क्या पापा आप भी? अच्छा बेटा सुनो, हलवा सूजी का मत बनाना, आटे का बनाना। सूजी के हलवे से मुझे गैस हो जाती है। ठीक है पापा। शिखा हलवा बनाने जाती है। अब बेचारी ने तो अपनी मम्मी से सूजी का हलवा बनाना सीखा था, लेकिन पापा ने बोल दिया आटे का हलवा बनाने के लिए, और इसी चक्कर में हलवे में हो गया पानी ज्यादा और हलवा कम सूप ज्यादा बन गया। अब जैसा भी बना वो उस हलवे को लेकर बाहर आ गई। ये तूने क्या बना दिया बेटा? मैंने तो तुझे हलवा बनाने को बोला था, तूने सूप बना दिया। नहीं ना पापा, मैंने हलवा ही बनाया है। अरे हलवे की बच्ची, ये हलवा इतना पतला क्यों कर दिया तूने? कितना पानी डाला इसके अंदर? मम्मा, आपने उस दिन हलवा बनाया था तो 1 कटोरी सूजी में 4 कटोरी पानी डाला, तो मैंने भी उतना ही डाला है। हे भगवान बेटा, आटे के हलवे में इतना पानी नहीं डालते, हर हलवे में फर्क होता है। खैर तेरी भी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले ही तुझे समझा देना चाहिए था।
शिखा नया नया खाना बनाना सीख रही थी तो उसकी मम्मी भी उसकी परेशानी समझ रही थी और शिखा खाना बनाना सीखने के लिए मेहनत भी पूरी कर रही थी, इसलिए उसे डांटना तो बनता नहीं था। लगभग 3-4 महीने शिखा ने बहुत मेहनत की और बहुत ही टेस्टी इंडियन खाना बनाना सीख गई। अब तो मुझे भी आपके जैसा टेस्टी खाना बनाना आ गया मम्मी। अब कोई भी रिश्तेदार घर पर आएगा ना तो आपको ये ताना नहीं सुनना पड़ेगा, तेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता। हाँ बेटा, सही बोला तूने। वैसे सच बताऊं तो मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी इतना अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी, लेकिन तूने कमाल कर दिया। आज तेरे मामा मामी घर पर आ रहे हैं तो तूने अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना, उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। शिखा अपने मामा मामी के लिए टेस्टी सा इंडियन खाना बनाकर तैयार करती है। कुछ देर बाद उसके मामा मामी घर आते हैं तो टेबल पर खाना सर्व करती है। हर बार की तरह इस बार भी खाना आपने ही बनाया है क्या दीदी, या हमारी शिखा ने भी कुछ सीख लिया? सिर्फ कुछ नहीं भाभी, ये सारा खाना मेरी शिखा ने ही बनाया है। अरे वाह शिखा, हमें तो लगा था तुम कभी भी खाना बनाना नहीं सीख पाओगी, लेकिन तुमने तो हमें ही गलत साबित कर दिया। चलो, खाना बनाना आ गया तो कम से कम अब तुम्हारा रिश्ता मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मामी जी खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए ना। सब खाना खाना शुरू करते हैं, तभी शिखा के मामा जी बोलते हैं, शिखा बेटा, वैसे तुमने इंडियन खाना तो अच्छा बनाया, लेकिन आजकल सब इंडियन खाने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल खाना भी बहुत पसंद करते हैं, और आजकल की लड़कियों को तो सब कुछ बनाना आता है। ससुराल जाओगी तो इंडियन खाने के साथ साथ कॉन्टिनेंटल खाना बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारी कीर्ति की ससुराल में तो वो लोग 3 दिन ही इंडियन खाना खाते हैं और 4 दिन कॉन्टिनेंटल। बड़े घरों में ऐसा ही तो चलता है। बाकी आपको कैसे घर में शादी करनी है वो हमें नहीं पता। शिखा के मामा मामी उस पर ये ताना मारकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी बातों से शिखा को गुस्सा चढ़ जाता है। मुझे लगा ही था मामा मामी कभी मेरी तारीफ नहीं कर सकते। देखा ना आपने, जितनी तारीफ नहीं की उससे ज्यादा तो कमियां निकाल कर चले गए। लेकिन मैंने भी ठान लिया है, अगर मैं इंडियन खाना बनाना सीख सकती हूँ तो कॉन्टिनेंटल भी सीख सकती हूँ। कल से ही मैं कुकिंग क्लास ज्वाइन करूंगी। अब अगले दिन से शिखा कॉन्टिनेंटल फूड सीखने के लिए कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लेती है। कुकिंग में तुम्हारा हाथ तो अच्छा है, बस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगी तो काफी अच्छा कॉन्टिनेंटल फूड बनाना सीख जाओगी। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया है। अक्सर लड़कियां तभी मेरे पास आती है जब उनकी शादी होने वाली होती है। वैसे अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है मैम, लेकिन एक जगह रिश्ते की बात चल रही है। वैसे तो मैं भी शादी के लिए खाना बनाना सीख रही हूँ। मेरा मन है कि अपनी पहली रसोई इतनी अच्छी बनाऊं कि ससुराल वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी और तुम्हारे ससुराल वाले भी खूब तारीफ करेंगे तुम्हारी। अच्छा ये देखो, जब भी रेड सॉस पास्ता बनाओ तो बनने के बाद ऊपर से हल्की क्रीम जरूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धीरे धीरे कुकिंग क्लासेस में शिखा अच्छा कॉन्टिनेंटल खाना बनाना भी सीख जाती है। तभी कुछ दिन बाद, देखो ना मम्मी, कितना अच्छा चिली पनीर और हक्का नूडल्स बनाया है मैंने। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने बनाया है। बेटा वो जमाना और था जब तुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब तो तू खाना बनाने में चैंपियन हो गई है। और हाँ, तेरे लिए एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर? वो क्या मम्मी? जहाँ पर तेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना बेटा, वो रिश्ता पक्का हो गया है। आज ही तेरे पापा के साथ उनकी बात फाइनल हुई। बस 2 महीने और फिर तू भी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। मम्मी, आपसे दूर ना जाना पड़े इसीलिए तो वो रिश्ता मुझे अच्छा लगा था। मैं तो हर रोज आपसे और पापा से मिलने आया करूंगी। चलो अब मुझे ना इमोशनल करना बंद करो और जल्दी से ये गर्मा गर्म चिली पनीर और हक्का नूडल्स खाओ। मैं थोड़े से पैक करके शालू के घर जा रही हूँ। उससे बोला था कि तू जब भी चाइनीज बनाए तो मेरे लिए लेकर आना। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी घर आ जाना, कहीं वहीं उससे बात करने ना बैठ जाना। अरे नहीं नहीं, मैं ठहरी पुराने जमाने की बुढ़िया, मुझे तो बस अपना देसी खाना ही अच्छा लगता है। सब्जी तो बेशक कोई सी भी बना ले बहू, लेकिन रोटी तो मैं मक्के या बाजरे की ही खाऊंगी। जा बना ले बेटा। अब दादी सास की ये बात सुनते ही शिखा के चेहरे का तो रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसने सब कुछ बनाना सीखा, लेकिन मक्की बाजरे की रोटी बनानी सीखनी तो उसकी लिस्ट में ही नहीं थी। वो बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप किचन में जाती है। हे भगवान, ये तो सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया। इतना सब खाना बनाना सीखा, लेकिन
जो नहीं सीखा वही बनाने को बोल दिया। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, जैसे गेहूं की रोटी बनाते हैं वैसे बना देती हूँ। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? शिखा गेहूं के आटे की तरह ही मक्के के आटे को गूंथना शुरू करती है, लेकिन वो उससे जुड़ता ही नहीं। अरे यार, ये तो गूंथ ही नहीं रहा। एक काम करती हूँ, बाजरे का आटा ट्राई करती हूँ। अब शिखा बाजरे का आटा गूंथने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी ऐसा ही होता है। वो आटे को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आटा जुड़ता ही नहीं। अरे यार, ये किस टाइप का आटा है? कितनी देर से गूंथने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये आपस में जुड़ ही नहीं रहा। बहू, खाना बन गया क्या बेटा? बस थोड़ी देर और मम्मी जी। हे भगवान, कितनी देर हो गई मुझे किचन में। ये आटा तो मुझसे गूंथने से रहा। एक काम करती हूँ, इसका घोल बना के इसे चीले की तरह सेंक लेती हूँ। शिखा मक्के और बाजरे का आटे का घोल बनाती है और जैसे तैसे मुश्किल से उनके चीले बनाकर तैयार कर देती है। वो जैसे ही खाना टेबल पर सर्व करती है तो सब समझ जाते हैं कि उससे मक्की और बाजरे की रोटी नहीं बनी। तू तो कह रही थी मनोरमा, बहू को खाना बनाना आता है, लेकिन यार रोटियां देखकर लग नहीं रहा इसे बनाना आता है। बेटा, मक्की बाजरे की रोटी नहीं बन रही थी, बता देती, उसके ये चीले बनाने की क्या जरूरत थी? सासू माँ ने एक चीज बनाने को बोली थी बेटा तुमसे, वो भी नहीं बनी। पहले दिन ही यही हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। नहीं माँ जी, वो बस मुझे यही बनाना नहीं आता, बाकी सब बनाना आता है। अब जो बोला वो तो तुमने बनाया नहीं, बाकी का हमें क्या पता। आजकल की लड़कियां भी ना बस चाट पकौड़ी बनवा लो, बाकी खाना तो इन्हें बनाना ही नहीं आता। अरे मम्मी जी, ऐसे कुछ नहीं है। और आपको पता है ना, बाजरे और मक्के की रोटी बनानी कितनी मुश्किल है। मुझे भी तो सीखने में कितना टाइम लग गया था। कोई बात नहीं शिखा, तुम किचन में चलो, मैं तुम्हें बनानी सिखा देती हूँ। शिखा की जिठानी अंबिका उसे किचन में लेकर जाती है, लेकिन शिखा का चेहरा बिल्कुल उतर गया था, क्योंकि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था उसकी पहली रसोई वैसी तो बिल्कुल भी नहीं गई। इसलिए बेचारी का मूड पूरा खराब हो गया। आपको पता है दीदी, पूरे 1 साल से मैं अलग अलग टाइप का खाना बनाना सीखने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, ताकि ससुराल जाऊं तो अपनी पहली रसोई में सब ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूं। लेकिन जो मुझे आता ही नहीं वही मेरे नसीब में आ गया, और सबको लग रहा है कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। मेरी पूरी मेहनत बेकार चली गई। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो शिखा, एक मक्की और बाजरे की रोटी ही तो बनानी नहीं आती तुम्हें, वो मैं सिखा दूंगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, ससुराल में तुम भले ही अपने मायके से कितना भी कुछ सीख कर आओ, लेकिन ससुराल जाकर सब कुछ फेल हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मायके का पूरा ज्ञान यहाँ आकर फेल हो गया था। अरे ये तो हर ससुराल की प्रथा है, जहाँ मायके का ज्ञान फेल ना हो वो ससुराल कैसा। इसलिए ज्यादा सोचो मत, क्योंकि ये ससुराल है, यहाँ पर सब ऐसे ही चलता है। अंबिका की बात से शिखा के चेहरे पर हंसी आ जाती है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि हाँ, ये तो सच है, मायके से कितना भी कुछ सीख कर आओ, लेकिन ससुराल वाले उसे फेल ही कर देते हैं। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ सब कुछ शांति से चल रहा था, पर कौन जानता था कि विमला के घर बहुत जल्द अशांति आने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। विमला अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी, तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है विमला, तेरे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। अभी मेरे घर में मेरी छोटी बहू नहीं है ना, इसलिए जब वो आएगी तो देखना मेरे घर की शांति। ऐसा क्यों बोल रही हो विमला, तुम्हारी बड़ी बहू तो अपनी देवरानी की बहुत तारीफ करती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बहू अभी इस घर में नहीं रहती ना, इसलिए। वैसे वो आ रही है अगले हफ्ते, तब देखना इस घर की शांति। विमला ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ विमला की बड़ी बहू सोनिया आती है और अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है, माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही है, रुचि काफी शांत है, और आप देखना जब वो आएगी ना तो इस घर में लड़ाई नहीं बल्कि और शांति हो जाएगी, या यूं कहे कि और चहल पहल हो जाएगी, क्योंकि रुचि के साथ सपना भी तो आ रही है। विमला सोनिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे चाय लाने को कह देती है, जिसके बाद सोनिया आंटी और सास के लिए चाय लाती है। कुछ देर बाद जब विमला की सहेली वहाँ से जाती है, तब सोनिया एक बार फिर अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी अब दूसरों के सामने अपने घर की बुराई क्यों करती है? अब खुद जानती है, देवर जी भले ही बाहर रहते हैं, भले ही उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ बहू तो सही कह रही है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है ना, बस इसलिए तेरे मुंह से उनके लिए इतनी तारीफें निकल रही है।
जब तेरे देवर और देवरानी इस घर में आ जाएंगे ना, तब मैं तो उससे पूछूंगी कि तुझे कैसा लग रहा है। खैर, अभी मुझे आराम करने दे, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। इतना बोलकर अब विमला अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है। लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि उसकी सास ऐसा क्यों कह रही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ कब एक हफ्ता गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते बाद आज रुचि अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल आती है। उसके आते ही घर में चहल पहल हो जाती है। सभी खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन रुचि किचन में सपना के लिए चॉकलेट शेक बना रही थी। तभी वहाँ सोनिया आती है और रुचि से कहती है, रुचि तुम चॉकलेट शेक बना रही हो ना, तो एक काम करो, लगे हाथ बनाना शेक भी बना लो। सॉरी दीदी, मैं बनाना शेक नहीं बना सकती क्योंकि सपना को स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। अरे अभी तो टाइम है, और वैसे भी जब सपना का टाइम होता है तभी तो राहुल का भी टाइम होता है। मैं उन दोनों को गाड़ी से छोड़ आऊंगी। दीदी, आप अपनी गाड़ी की अकड़ किससे दिखा रही हैं? अरे माना कि आपके पास गाड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात बात पर अपनी गाड़ी की अकड़ दिखाती रहेंगी। रुचि, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं अपनी गाड़ी की अकड़ क्यों दिखाऊंगी? अरे वो गाड़ी भले ही मेरे पति ने ली है, लेकिन उस पे मैंने कभी अपना हक नहीं जताया। लेकिन अभी तो आप वही कर रही है ना। रुचि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है, बस रुचि, बहुत हो गया। तुम तब से मुझे भूले जा रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाओ। इतना बोलकर सोनिया अब खुद ही अपना काम करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन उन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयां होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और उनके सामने अपने पति की तारीफ करती है। यार नेहा, तुम्हें पता है मेरे पति ना मेरी सास की बहुत सेवा करते हैं। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रखती। तुम्हें पता है, जब भी माँ जी या बाबूजी कुछ मांगते उसी वक्त वो उनके सामने होता है। रुचि ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ पर सोनिया आती है और सोनिया को देखकर वो जानबूझकर और फेंकने लगती है। ये देखकर उस समय तो सोनिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब रुचि की सहेलियां चली जाती है तो सोनिया रुचि से कहती है, रुचि, तुमने खुद को क्या समझ रखा है? अरे तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलती रहोगी? दीदी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जिससे सुनकर आप भड़क रही हैं? देवर जी सब करते हैं? भूलो मत, इस घर में मेरा पति सब करता है। तुम्हारा पति कमाता है और सिर्फ तुम्हें ही देता है, लेकिन मेरा पति कमाता है तो वो इस घर को चलाता है। बस दीदी, बहुत बोली आपने और बहुत सुन लिया मैंने। बहुत देर से आप अपने पति के गुणगान किए जा रही हैं, लेकिन अब नहीं। आपको बता दूं, भले ही आपका पति इस घर में खर्चा देता होगा, लेकिन मेरा पति इस घर में खर्चे के साथ माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी संभालता है। वो दोनों आपस में लड़ रही थी कि तभी वहाँ विमला आती है और उन दोनों को फटकार लगाकर चुप करवाती है। अपनी सास की फटकार सुनने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ रुचि और सोनिया के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी इतनी बड़ी दुकान अब उसके दोनों बेटे ही संभालते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों बहुओं में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका असर अब उनके बच्चों पर भी पड़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन राहुल और सपना आपस में खेल रहे थे, तभी सपना के कमरे का एक वाज राहुल से गिर के टूट जाता है। उस वाज को टूटता देख वो गुस्से में राहुल से कहती है, तू गवार है क्या? तुझे पता भी है ये वाज कितना महंगा था? पापा मेरे लिए इस वाज को दूसरे शहर से लेकर आए थे, लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया। मुझे ये इतना पसंद था, लेकिन अब ये टूट गया। सॉरी सपना, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरा हाथ लगा और गिरकर टूट गया। चुप करो, और तुम्हें तो इसकी कीमत भी पता नहीं होगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा को भी इसकी कीमत पता नहीं होगी। ताऊ जी ने और तुमने आज से पहले इतना महंगा वाज देखा है क्या? सपना ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ विमला आती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। सपना अपनी दादी से सवाल करती है, दादी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तू भी इस घर में रहकर इस घर की बदतमीजी सीख रही है। जैसे तेरे माँ बाप आपस में बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक उसी तरह तुम दोनों की भी जुबान गंदी हो रही है। विमला का गुस्सा और उसकी ऊंची आवाज सुनकर अब सपना की माँ और राहुल की माँ यानी रुचि और सोनिया सपना के कमरे में आते हैं। माँ जी, आप सपना को इस तरह क्यों डांट रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। अरे अभी इनकी उम्र क्या है जो ये तेरा मेरा कर रही हैं?
पहले तुम दोनों की लड़ाई हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों इस घर में तेरा मेरा करने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों अपने पतियों को अपनी लड़ाई में लेकर आई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। ये देखकर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, आप बार बार बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही है? साफ साफ बताइए क्या बात है। सोनिया की बात सुनकर विमला उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद सोनिया और रुचि की आंखें शर्म से झुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? अब तुम दोनों की नजरें शर्म से क्यों झुक गई? तुम दोनों इस घर में लड़ झगड़ कर अपने बच्चों को यही तो सिखा रही थी ना कि किस तरह तेरा मेरा करना चाहिए। अरे इन दोनों की उम्र क्या है जो ये लोग माँ बाप पर जा रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे चलकर इस घर का होगा क्या। दादी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी जिससे आपको बुरा लगे। नहीं सपना, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तूने बच्चों वाली गलती नहीं की। तूने वो गलती की है जो तुझे कभी नहीं करती। और अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू आगे जाकर दोबारा यही चीज दोहराएगी। लोग सही कहते हैं, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर मेरे घर में बड़ों के अंदर दिमाग ही नहीं है। वो आपस में ही इस तरह लड़ते झगड़ते हैं जैसे न जाने वो लोग एक दूसरे के अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब जब बड़े ऐसे लड़ रहे हैं तो बच्चे तो ये देखकर सीखेंगे ही ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग आपस की लड़ाई में ये भूल गए थे कि हमारे घर में बच्चे भी हैं, वो हमारी लड़ाइयों को देख रहे हैं। हाँ माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आगे से कभी तेरा मेरा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में है, लेकिन हम कभी भी बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे। सोनिया और रुचि अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन उन दोनों की सास उन्हें माफ नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर एक बार फिर सोनिया और रुचि अपनी सास के पास जाती हैं और उससे वादा करती है कि वो इस घर में आराम से रहेंगी, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उनका ये वादा सुनकर विमला उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन उन्हें एक वार्निंग देकर, जिसके बाद सोनिया और रुचि आपस में लड़ती तो थी लेकिन अकेले में। औरत या तो चालाक होती है या ताकतवर, लेकिन क्या हो जब घर में एक चालाक सास और ताकतवर बहू हो तो जीत किसकी होती है, ताकत की या चालाकी की? देख सुंदरी, साफ साफ बोल देता हूँ, बहू से पंगा ना लेना, बहुत ताकत है। सुना है ब्लैक बेल्ट है। हाँ तो होगी मेरी जूती से। सास सास होती है, फिर बहू कोई ना क्यों हो। देख वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बहू ने पहलवानी में कई मेडल जीते हैं, तो डोले शोले देख कर बात करना। डरा रहे हो? अरे डरे तो ना हम कलेक्टर से हैं और ना ही तहसीलदार से। आ जाए देख लेंगे। साथ रहना है तो सासू को सास कहना भी होगा और मानना भी होगा, नहीं तो। पति बीवी को कैसे समझाए कि बहू एक हाथ मारकर बंधा गिरा देती है, सास वाला भूत उतार ही दे तो अच्छा है। खैर, शादी हो जाती है। शादी के बाद सास के सामने ही बहू की सहेली आ जाती है। हाय हाय आंटी जी, आप तो दीपा की सास लगी नहीं रही हो, ना शरीर में मांस ना हड्डी। अरे कैसे रहोगी दीपा के साथ? ओए, मेरी सास को कुछ कहने की जरूरत ना है। ठीक से रहेगी तो प्यार से रहेगी, नहीं तो कहाँ रहेगी भगवान भी ना जाने। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस बैल बुद्धि को वो ताकत से नहीं, सही दिमाग से गुलाम बना कर रखेगी। ना जी ना, हम पागल थोड़ी ना है जो पहलवान बहू के साथ पंगे लें, हैं? अरे कल को हम ही को उठाकर फेंक दे तो। सुना है पहलवानों के माँ बाप का दिमाग भी घुटनों में ही होता है। अगर इसकी माँ ने इसे बताया ही ना हो कि सास क्या होती है तो तभी तो ऐसे बोल रही है। दीपा को सास की बात समझ में नहीं आती, लेकिन दीपा की सहेली समझ जाती है कि सास को दिमाग से खेलना आता है। अभी वो दीपा को कुछ भड़काती कि तुरंत दीपा बोल पड़ती है। एले मम्मी जी, कैसी बात कर दी? अरे कतई हमारे माँ बाप का दिमाग घुटना में ना है। हमारी मम्मी ने तो बोला था कि सास को खुश रखना। अब तभी हम बोले कि आप खुश तो हम खुश। बाकी माँ ने क्या सिखाया वो तो मेरी रसोई देखकर ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ, वो तो मैं तब देखूंगी ना, जब ये तेरी सहेली यहाँ से जाएगी तो किचन में लगेगी अपनी माँ की बात सुनकर। क्या
सहेली दीपा को इशारे से समझाती है कि उसकी सास माँ बाप का नाम लेकर उसे भड़का कर काम करवा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। अब दीपा भी ये दिखाने के लिए कि उसके माँ बाप ने काम करना सिखाया है, रसोई का सारा काम करती है। सारा खाना बनाकर सास के सामने रखती है और फिर, सुन रहे हैं जी, बहू ने खाना बनाया है, आ जाओ। क्या बात है, बहू ने खाना बना दिया? इसके बाप ने तो बोला था कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, काम वाली रख लेना। ससुर खाने के टेबल पर बैठता है, वो सारा खाना देखता है और, अरे अरे क्या बात है बहू, तूने खाना बनाया? बहू को ससुर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ना जी, वो पड़ोस की गीता आई थी ना। हाय रे, पड़ोसन गीता का नाम सुनकर ससुर के तो मानो पंख ही लग जाते हैं। अच्छा जी, क्या बात है, वो कब आई? उसकी तो खुशबू से ही मुझे पता चल जाता है कि वो आई है। अरे बस करो, जरूरी नहीं बहू को भी ये बताना कि गीता के साथ तुम्हारी रामायण चल रही है। खाना ठूसो और कमरे में जाओ। माँ जी, कोई ना, पूरा गांव जानता है कि आप लोमड़ी की तरह चालाक हो, तो ससुर जी को गीता आंटी पसंद है। अच्छा, पता तो पूरे गांव को भी है कि तू पहलवान है, तो क्या सारे गांव वाले दरोगा बना देंगे तुझे? काम बोल बहू, और कमरे में जा, खाना बेटे के साथ ही खा। वो क्या है ना, हमारे घर में पति के बिना खाना खाने का रिवाज नहीं है। पति धीरे से बीवी को कहता है, क्या कर रही हो? डोले देखो उसके, एक बार मारेगी ना सारे दांत टूट जाएंगे। अरे वो तो पहले ही नकली है, कोई ना। लेकिन कोई कैसे ना, बहू को तो सास की बात बुरी लगती है। वो सास के सामने ही खाने की थाली उठाकर किचन में रख देती है। अब तो तुम्हें भी खाना बेटे के आने पर ही मिलेगा। और हाँ ससुर जी, किचन में मैंने ताला लगा दिया है, किसी की हिम्मत हो तो कमरे से आकर ले जाए। हाय रे, मेरा खाना छुपा कर चले गए। अरे रो मत, तू मेरा खा ले, बोला था ना बहू से संभल कर बात किया कर। ये वैसी वाली बहू नहीं कि सर पर पल्ला रखकर मम्मी जी करती रहे। देख लेना हरकत। बड़ा घमंड था तेरी चालाकी पर। अब देख, हिम्मत है तो जाकर बहू के पास से चाबी लेकर खाना खा कर दिखा मुझे। देखो जी, चैलेंज तो करो ही ना। कर तो मैं ऐसा दूंगी कि बहू खाना खुद लाकर मेरे सामने रखेगी, लेकिन रहने दो, फिर किसी दिन इसका बदला। भरपाई तो बहू को करनी ही होगी, वो अभी जल्दी ही। सास बहू के बीच की तानातानी निकल पड़ती है। कभी सास बातों के फेरे में बहू को घुमाकर काम करवाती, तो कभी बहू सास को अपनी ताकत से डराकर शांत कर देती। लड़ाई बहुत अजीब थी, लेकिन थी तो लड़ाई ही। किसी न किसी की हार या जीत का होना तय था। फिर एक दिन, माँ जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, आप बस बैठे बैठे ऑर्डर देती हैं। मेरे हाथ पैर सब थक जाते हैं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब से काम नहीं करूंगी। काम आप करेंगी, मैं ऑर्डर दूंगी। वैसे तो बेटा ऐसा होता नहीं कि कोई बहू सास को ऑर्डर दे, लेकिन तू चाहती है तो ऐसा कर लेते हैं कि घर का काम करने के लिए नौकरानी रख लेते हैं। क्या है ना, मैं तेरी तरह ताकतवर तो हूँ नहीं। हाँ हाँ, जो मर्जी है करना है करो, मैं चली सो। बहू चली जाती है। बहू की जाने के बाद, क्या बात है, घर में नौकरानी रखने की बात कर रही हो, वो भी तुम? सारा जीवन एक झाड़ू पोछे वाली नहीं रखी, एक एक पैसा बचाया, अब ऐसी बात कर रही हो? जिस औरत ने 200 रुपए की झाड़ू वाली नहीं रखी, वो बहू के आ जाने के बाद 6000 की काम वाली रख ले। होता है क्या ऐसे? काम तो घर में होगा और वो करेगी मेरी बहू ही। लेकिन जिस तेवर में बात कर रही थी ना, लग नहीं रहा कि अब वो घर का काम करेगी। आप ना बस करिए, मुझे तो जानती ही है, फिर भी बोल रहे हैं। अरे वो शेरनी है तो मैं भी तो लोमड़ी हूँ, लोमड़ी। अगले रोज एक नौकरानी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह नौकरानी के दर्शन। ए, जरा चाय दे जाना कमरे में। बहू चली जाती है कि नौकरानी, भाभी जी जरा बता तो दो किचन में आकर कि चाय की पत्ती कहाँ है। अब हाँ, आ रही हूँ। बहू जरा उसे बता दे कि हम लोगों के घर में कैसी चाय पी जाती है। और हाँ, बहू गांव की है ना, तो शायद गैस जलाना भी आता नहीं होगा उसे। बहू किचन में कामवाली के साथ लग जाती है।
कभी उसे चाय बनाना सिखा रही है तो कभी सब्जी। दोपहर तक तो बहू की हालत खराब हो जाती है। माँ जी, कैसी नौकरानी रखी है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ, पर बहू क्या करे, तू काम कर नहीं सकती और मेरी उम्र काम की नहीं रही। अब रोटी पानी तो खाना ही है ना बहू। हाँ माँ जी, पर कुछ तो आना चाहिए ना। अरे बहू, कोई बात नहीं, साफ सुथरी सुंदर ऐसी वाली कोई मिलती भी तो नहीं है जल्दी से। बहू क्या करती, सास की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। किसी तरह अगली सुबह बहू वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पति कामवाली को पीछे से पकड़ रखा है। ये क्या कर रहे हो? पति बीवी के सामने देखकर घबरा जाता है। अरे तुम यहाँ, फिर ये कौन है तुम्हारी साड़ी में? भैया जी, ये तो हम है। तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? कहाँ से आई ये साड़ी? वो क्या है ना, माँ जी ने दिया था पहनने के लिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वो माँ जी ने कहा था कि चाय दे दूँ आपको देर हो रही ना ऑफिस के लिए। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है, और वैसे भी इस बार तो मामला पति का था तो वो कहाँ शांत होती। सास के पास जाती है। माँ जी, पता है आज क्या हुआ हमारे कमरे में? क्या बहू, माना तेरी माँ नहीं हूँ, सास हूँ, लेकिन तेरे पति की तो माँ हूँ। अब तो क्या कमरे की बातें भी मुझसे करेगी? ना ना ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती तभी वहां बेटा आ जाता है। बेटा, जरा वो 10,000 देना। 10,000? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे बेटा, काम वाले को सैलरी देनी होगी ना। 2 दिन के 10,000 क्यों? अब बहू कहाँ किसी को आजकल भरोसा है, एडवांस में पैसे लेते हैं आजकल। वैसे बनते तो 12,000 है, लेकिन मैंने इतनी बना कर रखी है कि 2,000 का डिस्काउंट मिल गया है। माँ जी, ये पैसे आप मुझे दे दीजिए और इसे जल्द से जल्द भगाइए। काम मैं कर लूंगी, वैसे भी इसे सारा काम समझाना पड़ता है, और फिर आज तो कमरे में। अरे बस बहू बस, क्या बार बार कमरे में है। नाना, मुझे शर्म आती है। अच्छा कमला, तू ना कल से मत आना। जा बहू, जरा चाय बना कर लाना बेटा। बहू लग जाती है काम पर, सारी होशियारी साइड पर। सास मस्त, बहू पस्त। यादव परिवार, जहां रमा अपने बेटे सूरज और पति मोहन के साथ रहा करती थी। सूरज एक डॉक्टर था। अब रमा चाहती थी कि सूरज की शादी हो जाए। अजय, सुनते हो, हमारा बेटा अब डॉक्टर बन गया है। जल्दी से लड़की देखकर इसकी शादी कर दो तो मैं भी एक जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं। भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन पहले अपने बेटे से पूछ तो लो, कहीं उसने कोई लड़की पसंद कर रखी हो। हाय राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लव मैरिज वाली लड़कियां ना सास ससुर की इज्जत नहीं करती। तभी सूरज वहां आता है। सूरज बेटा, देख, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो अभी से बता दे, हम उसी से तेरी शादी करा देंगे। नहीं माँ, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। बस वो आपकी इज्जत करे, मेरे परिवार को अपना समझे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सूरज अपने काम के लिए चला जाता है और रमा उसके लिए एक लड़की पसंद भी कर लेती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी फिक्स करने के लिए रमा अपनी समधन के घर जाती है। ये लीजिए कमला जी, अब आपकी बेटी हमारी हो गई। जी रमा जी। अब तो बस आप जल्दी से पंडित जी को बुलाकर शादी का दिन निकलवा दीजिए, ताकि हम बारात लेकर आए और आपकी पायल को अपने घर ले जाए। जी जी, जैसा आप कहें। तो बहन जी, अब हम चलते हैं। ये कहकर लड़के वाले जाने लगते हैं। तभी पायल भी बाहर आती है। माँ जी, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। अरे वाह, मेरी बहू कितनी अच्छी है। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारी मम्मी जा तो रही है। इसके बाद कमला रमा को बाहर तक छोड़ने जाती है। तभी रमा कहती है, समधन जी, आपकी बेटी पायल तो हमें बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, हम दहेज वगैरह नहीं ले रहे, लेकिन आप हमारे बारातियों का ध्यान रखना, हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे भैया, आपका दामाद पहली बार आपके घर आया था ना, तो आपने उसे कुछ दिया ना रिश्तेदारों को,
चलो कोई नहीं, ये पहली बार था, लेकिन अगली बार ना हो। रिश्तेदारी निभाना सीख लीजिएगा आप तब तक। जी जैसा आप कहें, मैं ध्यान रखूंगी कि आज के बाद ऐसा ना हो। अरे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो बेटी की माँ हो। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। रमा की कड़वी बातें कमला की बहन भी सुन लेती है। कमला, तूने कुछ बोला क्यों नहीं? और पायल को भी तो बताओ उसकी सास कैसी है। नहीं नहीं दीदी, आखिर हूँ तो मैं बेटी की माँ ना, तो ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। और पायल को ये सब बताकर दुखी क्यों करना? उसकी शादी उसकी पसंद के लड़के से हो रही है, यही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी बेटी की खुशी के लिए थोड़ा तो झुक ही सकती हूँ। कमला अपने मन के दुख के बारे में पायल को कुछ नहीं बताती और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी में लग जाती है। कुछ दिन बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। सूरज बेटा, देख मैंने तेरे लिए कितनी अच्छी लड़की पसंद की है। हाँ माँ, पायल तो सच में बहुत समझदार और अच्छी है। अरे होगी ही ना, बहू किसकी है? अरे भाग्यवान, कहावत तो सही बोलो। आखिर बेटी किसकी है? माँ के संस्कार है पायल में। अच्छा, कहा के संस्कार? बारातियों का स्वागत कैसे करते हैं ये तक उनको आता नहीं। मैंने तो शादी से पहले ही कह दिया था कि हमें आपकी बेटी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बारातियों का स्वागत देखो कैसे किया है। और संस्कार की बात कर रहे हो आप? अरे माँ कोई बात नहीं, वो अकेली है करने वाली, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, भूल जाओ ना। ठीक है कहा बेटा। रमा, अब गुस्सा करना छोड़ दो। लेकिन रमा का गुस्सा तो काफी बढ़ चुका था, पर उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो कमला को कुछ सुना पाए। शादी के फेरे चल रहे थे, तभी कमला दौड़ भाग से काफी थक जाती है तो सुनीता कहती है, कमला ये ले थोड़ा पानी पी ले, कब से भाग रही है? अरे नहीं दीदी, अभी नहीं। बेटी की शादी है तो भागना तो पड़ेगा ना। अरे सुबह से ना तूने कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। चल थोड़ा पानी पी ले पहले। सुनीता के काफी कहने के बाद कमला पानी पीने के लिए जैसे ही ग्लास उठाती है कि रमा वहां आ जाती है और कमला का हाथ पकड़कर कहती है, अरे वाह, ये तो देखो 56 पकवान चल रहा है। नहीं नहीं समधन जी, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, पहले आप अच्छे से खाना खा लो। बाराती खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है? क्या सुनीता जी, ठीक कहा ना मैंने? समधन जी बात क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों है? अरे गुस्सा क्यों हूँ ये भी मैं बताऊं? चलो दिखाती हूँ। रमा कमला का हाथ पकड़कर उसे खाना बनाने वाली जगह पर लेकर गई। ये देखो, हमारे खाने से पहले ही आपका खाना खत्म हो गया है। ये देखो, अब बाराती क्या खाना खाएंगे? तुम लोगों के घर शादी करके तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची हूँ। अब क्या होगा, पूरी रिश्तेदारी में थू थू हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, आप रुकिए मैं देखती हूँ। कमला जाकर देखती है तो खाना गर्म होने के लिए गया हुआ था, इसलिए वहां पर नहीं था। समधन जी, खाना तो बहुत है। बारातियों को गरम खाना देने के लिए बस वो लोग लेकर गए थे। हाँ तो पहले बताती ना आप। चलो कम से कम कुछ काम तो ठीक से किया आपने। ये कहकर रमा वहां से चली जाती है। कमला, ये कितना कुछ बोल गई, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ये तो बस मौका देखती है तुम्हें नीचा दिखाने का। अरे दीदी जाने दो ना, लड़की की माँ हूँ मैं, सुनना तो पड़ेगा ही। और इन्हीं सब में पायल की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद पायल अपने ससुराल आ जाती है और सभी लोग अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन रमा फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ बहन, हो गई बेटे की शादी, बहुत मेहनत हो जाती है। और बहू कैसी है? अरे बहू तो बहुत अच्छी है मेरी, कभी आ घर पर मिलवाती हूँ। पता है कल मैं ना सोने की झुमकी लेकर आई, वही पहन कर आऊंगी तेरे यहाँ। हाँ ठीक है, काश मैं सोने के कड़े खरीद पाती। अगर बेटे की शादी नहीं की होती ना तो मेरे भी हाथों में अभी सोने के कड़े होते हैं। ये सब पायल सुन लेती है और शाम में सूरज के आने के बाद उसे सब बताती है। अच्छा किया पायल, तुमने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर माँ के लिए सोने के कड़े ले लूँगा। वैसे भी माँ कितना कुछ करती है मेरे लिए, इतना तो हक बनता है उनका। जी सही कहा आपने। पायल की बात सुनकर सूरज कड़े लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। अरे वाह बेटा, ये तो मेरे लिए लेकर आया। बेटा हो तो ऐसा हो। माँ ये सब पायल ने ही मुझे बताया था, कितनी अच्छी है ना वो। हाँ, बहू भी तो मेरी ही है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन पायल को मायके ले जाने के लिए कमला रमा के घर आती है। आइए आइए समधन जी, आइए। जी वो पायल को घर ले जाना था।
हाँ हाँ बिल्कुल ले जाइए, बस ध्यान रखिएगा हमारी बहू का, जैसा ले जाओ वैसे ही छोड़ भी जाना। तभी वहाँ पायल और सूरज भी आ जाते हैं। मम्मी जी आप आ गए, आइए बैठिए ना। पायल, मम्मी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। सूरज कमला की आवभगत करता है और फिर सूरज कमला को अपने कमरे में लेकर जाता है। मम्मी जी ये पायल और मेरा कमरा है, आप यहीं बैठिए, पायल बस आती होगी। ये कहकर सूरज अंदर वॉशरूम में चला जाता है। अरे बहन आप यहाँ हैं? बेटी के कमरे में बैठी हैं आप? जी वो दामाद जी ले आए। अरे मेरा बेटा तो है ही बोला। वैसे देखिए बहन जी, मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताऊं, ऐसे किसी के कमरे में नहीं आना चाहिए। कल को बहू का कोई सामान चोरी हो गया तो सब तो यही कहेंगे ना, बहू की माँ आ गई थी कमरे में। आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, है ना? अच्छा है कि आप बाहर ही बैठ जाओ। जी जैसा आप कहें। ये कहकर रमा वहाँ से चली जाती है और कमला भी कमरे से चली जाती है। पर ये सारी बात सूरज सुन चुका था। सूरज पायल के पास जाकर उसे ये सारी बात बताता है। क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को ऐसा कुछ बोलती है? नहीं तो मम्मी ने तो कभी ऐसा नहीं बताया। चलो मम्मी जी से पूछ लेते हैं। दोनों कमला के पास आते हैं। मम्मी जी, आपको मेरी माँ ने इतना कुछ बोल दिया, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? अरे बेटा ये कोई पहली बार थोड़ी ना हुआ है, और वैसे भी मैं क्या ही बोलूं, मैं तो हूँ लड़की की माँ ना। नहीं, ये आपके बेटे का घर भी है और मेरे होते हुए कुछ भी गलत नहीं होगा। तभी सूरज अपनी माँ रमा के पास जाता है। माँ, आपने पायल की मम्मी को बाहर बैठने को क्यों कहा? वो उनकी बेटी का कमरा था, उस पे उनका भी हक है। और अगर आपको लगता है कि आप उनको कुछ भी बोल दोगे क्योंकि वो पायल की माँ है तो ये गलत है, क्योंकि वो मेरी भी माँ है और मेरी माँ को कोई गलत बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा। और जहाँ मेरी माँ की इज्जत नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहूँगा। चलो पायल यहाँ से। ये बोलकर सूरज कमला के साथ जाने लगता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं लड़के की माँ होने के घमंड में चूर हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए कमला जी। बहन जी माफ़ी मत मांगी, मेरी पायल आपकी है और आपका सूरज मेरा है। दोनों बच्चे बस अच्छे से रहे, मैं यही चाहती हूँ। रमा का घमंड टूट जाता है और पूरा परिवार अच्छे से रहने लगता है। अरे विशाल, ये बहू गार्डन से आई या नहीं आई? नहीं माँ, अब 21 पंखुड़ियों वाला गुलाब मिलना इतना आसान भी तो नहीं है ना। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसी अजीबोगरीब मन्नत मांगने की। 21 पंखुड़ी वाला गुलाब मंदिर में मैं चढ़ाऊंगी। पर माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक हो इसीलिए तो उसने ऐसी मन्नत मांगी थी। हाँ बेटा, वो तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ वायरल बुखार था, 3 दिन में वैसे भी ठीक हो जाता। अब ये मन्नत के चक्कर में 7 दिन से रोज 3 घंटे बर्बाद कर रही है वो। लो आ गई राधिका, हो गई मन्नत पूरी, मिल गया 21 पंखुड़ी वाला गुलाब। अरे गुलाब तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या माँ जी, मैंने टूटे सिंग वाली गाय को ब्रेड बटर खिलाने की मन्नत मांगी, तब जाकर मिला 21 पंखुड़ी का गुलाब। हे भगवान, फिर नहीं मन्नत। राधिका की आदत थी हर छोटी मोटी बात पर मन्नत मांगने की। वो अपने या अपने परिवार पर आई जरा सी मुसीबत पर अजीब अजीब मन्नतें मांग लेती थी, जिसे पूरा करने के चक्कर में पूरा परिवार परेशान होते रहता। माँ, ये उबली हुई लौकी और कच्चा करेला मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अरे मैं क्या करूं बेटा, तेरी बीवी ने मन्नत मांग रखी है तो तुझे पूरी तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन माँ, ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे ना ना बच्चे, ये ले, मैं ना थोड़ा अचार लाई हूँ, उससे थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। हाँ माँ जल्दी दो, कहीं राधिका सुन ना ले। रुक जाओ, खबरदार, जो ये अचार खाया तो क्यों खा रहे थे? अरे नहीं, मैं तो बस। बहाने मत बनाइए। और माँ जी, आप भी इनका साथ दे रही हो मन्नत तोड़ने में। इनके लिए ही तो मैंने मन्नत ली थी कि अगर आपका प्रमोशन हो गया तो आप 1 महीने सिर्फ उबली और कच्ची सब्जियां खाएंगे। और देखो, हो गया ना प्रमोशन, तो अब मन्नत तो निभानी पड़ेगी ना। लेकिन मेरा प्रमोशन तो होने ही वाला था। होने वाला तो 2 साल से था, लेकिन हुआ इस साल, वो भी मेरी मन्नत के कारण। अब चुपचाप ये उबली लौकी खा लो। हेलो, हाँ, अरे वाह,
ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाभी। आप भैया का ध्यान रखो, मैं विशाल और बहू को खुशखबरी देती हूँ और हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। हाँ। अरे विशाल, राधिका, तुम्हारे मामा जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। मुझे तो पता ही था कि मामा जी ठीक हो ही जाएंगे। वो कैसे? मैंने मन्नत जो मांगी थी। कौन सी मन्नत ले ली है बहू इस बार? मैंने मन्नत ली थी कि जब मामा जी ठीक हो जाएंगे तो यमराज को खुश करने के लिए 1 महीने तक आप यमराज जैसा सींग वाला मुकुट और बड़ी बड़ी मूछें लगाकर रोज मंदिर जाएंगी। अच्छा किया ना माँ जी मैंने? अरे माँ जी गई भाड़ में, ये क्या नाप शनाप मन्नत मांगती रहती है। अरे मैं कैसे लगूंगी ऐसे बाजार में घूमती हुई है? नहीं, ऐसे तो लोग मुझे पागल समझेंगे बहू। अरे माँ जी ऐसा मत कहिए ना, यमराज को गुस्सा आ गया तो? ठीक है। बस एक बात कहूँ, शुक्र मनाओ माँ कि इसने ये मन्नत नहीं मांगी कि तुम यमराज की तरह काले भैंसे पर बैठ कर जाओगी। अरे चुप कर नालायक। लाओ सिंह और मेरी मूछे। राधिका की मन्नतों ने घर वालों की नाक में दम कर दिया था। कभी वो खुद कोई अजीब मन्नत पूरी करती तो कभी घर वालों से करवाती। चलिए जल्दी से अपना शर्ट निकालिए। अरे ये क्या कर रही हो? माँ आती होगी और मुझे ऑफिस भी जाना है। अभी कपड़े क्यों निकालूं? आप भूल गए, आपका टेढ़ा बॉस सीधा हो जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखी थी कि आप उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे। उल्टा शर्ट पहन के गया तो बॉस मुझे सीधा नौकरी से निकालकर घर भेज देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, वैसा करिए आप बस। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं, माँ ही समझाएंगी तुम्हें। कहाँ है वो? माँ, माँ! माँ जी अपने कमर दर्द की मन्नत पूरी करने गार्डन गई हैं। लंगड़ी टांग से 11 पीपल ढूंढकर उन्हें जल चढ़ाने। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कमर का दर्द ठीक हुआ तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा मेरी माँ को। अरे कुछ नहीं होगा ऐसा। चलो अब तुम उल्टा शर्ट पहन के ऑफिस जाओ, मुझे मेरी बहन की शादी की मन्नत पूरी करने के लिए पीली गाय को केले खिलाने हैं। अरे बेवकूफ औरत, पीली गाय भी कहीं होती है भला? इसीलिए तो हल्दी घोली है, पहले गाय को हल्दी लगाऊंगी फिर उसे केले खिलाऊंगी। तुम्हारी इन उल्टी सीधी मन्नतों से मेरा और माँ का जीना हराम हो गया है। कम से कम उस बेचारी गाय को तो बख्श दो। पानी अब सर के ऊपर बहने लगा था। माँ जी और विशाल दोनों अब राधिका की मन्नतों से तंग आ गए थे। विशाल, तो कुछ भी करके बहू को समझा, वरना मैं कह देती हूँ मैं वापस गांव चली जाऊंगी। अरे कैसे समझाऊं माँ? राधिका तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और तुम भी मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। पता नहीं तुम्हें वापस बुलाने के लिए वो क्या क्या मन्नत मांगेगी। अरे तो क्या करे, इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए अब हमें भी मन्नत मांगनी पड़ेगी। क्या? कैसी मन्नत? जरा कान तो इधर लाओ माँ। हाँ, इससे काम हो सकता है। अरे राधिका, तुम्हें पता है ना, विशाल की मौसी यानी मेरी बहन मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। हाँ माँ जी, वो तो 1 साल से आपसे रूठी है। इसीलिए मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर वो मुझसे बात कर लेगी तो मेरी बहू 1 हफ्ते का मौन व्रत रखेगी। और देखो अभी उसका फोन भी आ गया है। लेकिन अरे नहीं बहू, कुछ मत बोल, तुझे अभी से मौन व्रत शुरू करना है। अब 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं बोलेगी तू, है? कुछ भी नहीं। माँ, राधिका! अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? वो मेरी कार की चाबी 3 दिन से नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर कोई चाबी मिल गई तो राधिका पूरा दिन धूप में गरबा खेलेगी। राधिका, तुम मेरी मन्नत पूरी करोगी ना? राधिका चुपचाप दिखती रहती है। अरे कुछ बोलो भी। अरे उसे बोलने को मत बोल बेटा, वो मौन व्रत पर है। और क्यों नहीं खेलेगी गरबा? बहू से अच्छा कौन जानता है कि मन्नत पूरी करना कितना जरूरी है।
तो ध्यान रखना राधिका, तुम्हें धूप में गरबा खेलना है, हैं? बेचारी राधिका मन्नत को लेकर इतनी सीरियस थी कि धूप में गरबा खेलने छत पर चली गई। और वो कुछ बोलती भी कैसे, मौन व्रत की मन्नत जो थी। शाम को बेचारी थक हार के नीचे आई। उसे तेज भूख लगी थी तो खाना खाने बैठ गई। तभी माँ जी वहां गई। अरे बहू, ये क्या गजब कर दिया, खाना खाकर मन्नत तोड़ दी। राधिका इशारे में पूछती है। अरे विशाल ने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे और मन्नत मांगी थी कि उसमें फायदा हुआ तो तुम 3 दिन उपवास रखोगी। अरे तुमने तो मन्नत ही तोड़ दी। अब विशाल को नुकसान हो जाएगा। हो जाएगा नहीं माँ, हो गया, मेरा सारा पैसा डूब गया। अरे रे रे, अब क्या होगा बेटा? अब क्या? इस मन्नत की भूल सुधारने के लिए राधिका को एक नई मन्नत लेनी पड़ेगी। सर पे मटकी रखकर 7 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांधकर घूमना होगा, तब जाके मेरे सारे नुकसान भरपाई होंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नुकसान मेरे गहने बेच के पूरा कर लो, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं करने वाली। अरे बहू, ये क्या किया? मौन व्रत भी तोड़ दिया। अब मेरी मन्नत का क्या होगा? अरे भाड़ में जाए ऐसी मन्नतें, ऐसी उल्टी सीधी मन्नतें भी भला कोई लेता है क्या? और आपको मेरे लिए कोई मन्नत लेने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था। अच्छा, तुम पूछती हो क्या माँ या मुझसे, जब हमारे नाम पर कोई मन्नत लेती हो? और तुमने भी तो कैसे कैसे मन्नतें ली थी। लेकिन मैं तो सभी की भलाई के लिए कर रही थी ना, और फायदा भी तो हुआ ना। मुझे पता है कि तू सबकी भलाई चाह रही थी, लेकिन बेटा होता वही है जो लिखा होता है। वो सब हुआ क्योंकि वो होना था। इंसान का काम सिर्फ अच्छे काम करना है और फल भगवान पर छोड़ देना। ऐसी मन्नतें सिर्फ परेशानी ही बढ़ा सकती है। अच्छा काम करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, वो सबका अच्छा करेंगे। हाँ माँ जी, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। मैंने आप दोनों को और खुद को बहुत परेशान किया। सॉरी, लेकिन मुझसे और मन्नतें पूरी नहीं की जाएगी। तुम्हें करनी भी नहीं है। ये सब तो माँ और मेरी चाल थी, तुम्हारी मन्नतों की आदत छुड़वाने के लिए। तो मैं आज एक और मन्नत ले लेती हूँ। नहीं। अरे घबराइए मत, मैं तो कभी उल्टी सीधी मन्नतें ना लेने की मन्नत ले रही हूँ। माँ देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। अरे बिल्कुल बंदर लग रहा है, बंदर। ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? अरे माँ, आजकल ये ट्रेंडिंग में है, सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अरे क्या करूँ मैं इस लड़के का? ऐसे कपड़े पहनेगा तो कौन खानदानी घर तुझे अपनी बेटी देगा? कितने रिश्ते देखे हैं तेरे लिए, किसी को तू पसंद नहीं आता। ऐसी हरकतें करता रहेगा तो कभी होगी नहीं तेरी शादी। अरे माँ, ऐसा क्यों कहती हो? मेरे सारे दोस्तों की शादियाँ हो गई है। अब तो सब लोग मुझसे पूछने भी लगे हैं, तुम कब कर रहे हो शादी? अरे मैं भी तो ढूंढ रही हूँ ना तेरे लिए घरवाली, और क्या करूँ? तू पहले खुद को थोड़ा सा डिसेंट बना, ऐसे काम नहीं चलेगा। छपरियों की तरह घूमता रहता है सारा दिन, कैसे होगी तेरी शादी? अरे माँ, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, सिर्फ छपरी दिखता हूँ। हमारे पास वाला रवि, वो तो काम भी वैसा ही करता है। मुझे तो लगता है कि उसकी इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी शादी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सही कही तूने। तू तो बस बातें छपरियों वाली करता है, वो तो सच में छपरी है। उसे कौन देगा अपनी बेटी? ऊपर से उसकी माँ जानकी को देखा है, सारा दिन मोहल्ले में रेडियो की तरह घूमती रहती है। इसकी खबर उसके घर, उसकी खबर इसके घर। हाँ, उससे पहले तो मेरी हो ही जाएगी शादी, देखना। हाँ भाई हाँ। अरे कावेरी, कहाँ रह गई तुम? कहीं बाहर तो नहीं गई हो? ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान को दरवाजे पर चल कर आ गया। बोलो। अरे माँ धीरे बोलो ना, वो यहीं आ रही है। अरे आओ आओ जानकी, कहो क्या चाहिए था आज? चीनी खत्म हो गई या फिर दूध, या फिर सब्जी मांगने आ गई हो? अरे आज मैं कुछ मांगने नहीं, देने आई हूँ। देने आई है? वो भी तो क्या बात है। वैसे क्या देने आई है? अरे मेरे बेटे रवि की सगाई हो गई ना, उसी की मिठाई देने आई हूँ। बस ये लो, तुम दोनों भी मुंह मीठा करो। क्या उस छपरी की सगाई हो गई? क्या? अरे इसका मतलब है रवि की सगाई हो गई? सच कह रही हो क्या तुम? अरे अपने बेटे की सगाई के बारे में झूठी अफवाह फैलाऊंगी क्या? कल ही हुई है सगाई,
इसीलिए आज सबको मुंह मीठा करवा रही हूँ। इतनी सुंदर बहू मिली है मुझे, क्या बताऊँ तुझे। असंभव, कैसे हुआ ये? किसने किया ये? क्या? मेरा मतलब है ये तो खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। तो ये पूछ रही हूँ कि किसी रिश्तेदार ने करवाई है क्या सगाई? किसने रिश्ता लाया है इतने होनहार लड़के के लिए? अरे जलंधर की सबसे मशहूर दिलजीत शादी वाली आंटी के मैरिज ब्यूरो से करवाया है रवि का रिश्ता। आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी घर खाली नहीं गया इनका। अच्छा, दिलजीत शादी वाली आंटी। अरे तुमने इनका नाम नहीं सुना? मैं तो कहती हूँ आकाश के लिए भी तुझे उनको बोलना चाहिए। वैसे भी आकाश को तो कोई लड़की पसंद ही नहीं कर रही ना। हाँ, अगर तेरे बेटे का रिश्ता हो सकता है तो आकाश का तो करवा ही देंगी मेरे हिसाब से। क्या मतलब? मतलब हाँ, सही कह रही हैं आप। मुझे भी अपने रिश्ते के लिए दिलजीत शादी वाली आंटी के पास जाना ही चाहिए। हाँ, पर उनकी फीस बहुत बड़ी है, सोच समझ कर जाना, ठीक है? अरे बस इसका रिश्ता करवा दे, वो फीस चाहे जो भी ले ले। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे देती हूँ, अपॉइंटमेंट लेकर जाना वहाँ, समझे? हाँ हाँ ठीक है। कावेरी का बेटा आकाश इतना स्मार्ट नहीं था और ना ही इतना कुछ खास था, इसीलिए कई सारी लड़की वाले उसे नापसंद कर चुके थे। लेकिन जब कावेरी ने देखा कि उसकी पड़ोसन जानकी के बेटे का रिश्ता हो गया है जो कि आकाश से भी गया गुजरा है, तो उसने सोचा कि अब तो दिलजीत शादी वाली आंटी से मिलना ही पड़ेगा। तो वो पहुंच गई उसके ऑफिस। अरे आइए जी, आइए, बैठिए। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। वो मैं यहाँ मेरे, अरे समझ गई मैं जी, आप इस नॉट सो गुड लुकिंग बेटे के लिए रिश्ते के लिए आए हो ना जी? हाँ, अरे कोई ना जी, मैंने बड़े फालतू लड़कों के रिश्ते करवाएंगे जी। आपका वाला तो फिर भी ठीक है, लगता है। चिंता ना करो जी, हो जाएगा। आप बस ये पसंद करो कि कौन सा वाला पैकेज लोगे। पैकेज? हाँ जी, यहाँ पैकेज होता है जी। देखो मैं आपको समझाती हूँ। पहला है सिल्वर पैकेज, जिसमें बस आपको लड़की दिखाएंगे, फिर आप जानो कि वो आपको पसंद करती है या नहीं। दूसरा पैकेज है जी गोल्ड वन। इसमें हम आपको बेस्ट से बेस्ट लड़की दिखाते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि लड़की वाले हाँ ही कर दे कैसे भी करके। इसके बाद मेरा डायमंड पैकेज जी, ये वाला बहुत खास है जी। इसमें जैसे आपका लड़का थोड़ा सा फुद्दू सा है तो हम उसका मेकओवर करते हैं और उसे ऐसे ट्रेन करते हैं जी कि कोई भी लड़की इसको ना कह पाए। अब आप बताओ जी, आप कौन सा वाला पैकेज लेना चाहते हो जी? मम्मा प्लीज़, मैं डायमंड पैकेज ले लेता हूँ ना, मेरा मेकओवर भी हो जाएगा। हाँ, वैसे भी ऐसे तो तुझे कोई लड़की पसंद नहीं करने वाली बेटा। अच्छा जी, हम ये ना डायमंड पैकेज ही ले लेते हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया जी, आपके वाले को तो ज़रूरत भी है। कोई ना, आप ये 1 लाख भर दो यहाँ, बाकी हम देख लेंगे। इस पुत्तू के लिए 1 लाख रुपए भरने पड़ रहा है मुझे। बस इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा देना जो इसको और मेरे घर को भी संभाल ले। हम कुछ ही दिनों में आपको एक अच्छी सी लड़की से मिलवाते हैं। और बहन जी, तुझसे ना टेंशन ना लो, हम इसे इतने अच्छे से ट्रेंड करेंगे कि कोई भी इसे ना नहीं कह पाएगा। कावेरी ने अपने दिल पे पत्थर रखकर 1 लाख रुपए भर दिए, क्योंकि उसकी एक ही आशा थी कि उसकी बहू अच्छी हो, बस जिससे घर संवर जाए। और दिलजीत ने अपने वादे के अनुसार एक सुंदर सी लड़की से आकाश का रिश्ता फिक्स भी करवा दिया। देखिए बहन जी, कहा था मैंने, मैं करवा दूंगी आपके फुद्दू से लड़की का ब्याह। लो जी, हमारा काम पूरा हुआ। अब आप मिठाई के बस 11,000 रुपये दे दीजिए। 11,000? अरे बस, हम ज़्यादा नहीं लेते मिठाई के, लोग तो हमें 21,000 देते हैं, लेकिन मेरा उसूल है लूटना नहीं है किसी को। आप 11,000 ही दे दीजिएगा बस। हाँ हाँ ठीक है, देती हूँ आपको। अच्छा दिलजीत बहन, ये लड़की अच्छी तो है ना? अरे बहन जी, नो टेंशन, आपके बेटे से बहुत मेल खाती है ये लड़की। देखिएगा दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में। आप तो बस मुंह मिठा कीजिए। जी जी जी। पिंकी, बहन जी के लिए मिठाई ले आ। कौन सी ले आऊं, गुलाब जामुन की रसगुल्ला? अरे कोई भी ले आ, पूछ क्या रही है? कहाँ पड़ी है, फ्रिज में या बाहर? अरे बाहर ही पड़ी है, जाएगी तो दिखेगी ना। बाहर कहाँ, रसोई में पड़ी है क्या? अरे छोड़, मैं खुद ही ले आती हूँ। मैं अभी आई हाँ मिठाई लेकर।
जी जी जी, लगता है आपके दोनों ही बच्चे बड़े होनहार हैं जी। बस ऐसा ही समझ लीजिए आप। कावेरी की टेंशन तो दूर हो चुकी थी कि आकाश की शादी हो गई थी। वैसे तो पिंकी भी कुछ खास काम की नहीं थी। कावेरी को लगा था कि नई बहू को देखकर पिंकी भी काम सीख जाएगी। अरे अब से नई बहू घर संभाल लेगी, उसे देखकर मेरी पिंकी भी कुछ सीख ही लेगी। वैसे भी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं। अच्छा है, चलो एक काम से दोनों काम हो जाएंगे। अरे आकाश, बहू कहाँ है? नहाने गई है क्या? अरे माँ, इतनी जल्दी थोड़ी ना उठती है वो। अभी 10 कहाँ बजे हैं? क्या 10 बजे उठती है बहू? तो खाना कब बनाएगी? अरे माँ, 10 बजे उठेगी, फिर वो कॉफ़ी पीती है, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखेगी, उसके बाद रसोई में जाएगी और कुछ खाएगी ना। और तुझे ये सब कैसे पता है? अरे माँ, मैं इसीलिए तो नीचे आया हूँ उसके लिए कॉफ़ी बनाने। हे भगवान, मेरी किस्मत में ये मेरे 2 बच्चे काफ़ी नहीं थे कि ये तीसरी बहू भी ऐसी ही देती। माँ, आप जल्दी से खाना बना लो, मैं दिव्या के लिए कॉफ़ी बना देता हूँ। आ जा, मेरे लिए भी बना दे जा। ठीक है माँ। कोई बात नहीं, अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, नहीं तो मैं ही सिखा दूंगी और क्या। कावेरी ने खुद को दिलासा दिया और सोचने लगी कि धीरे धीरे उसकी बहू सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन कावेरी के सपने तो जैसे अब चकनाचूर हो रहे थे। दिव्या बहू, हो गया? एक पराठा बनाने में कितनी देर लगती है बेटा? बस माँ जी, हो गया, मैं आ रही हूँ आपका शाही पराठा लेकर। हाँ हाँ, आ जा बेटा। ये लीजिए माँ जी, आलू का शाही पराठा आपके लिए। पराठा तो गोल होता है बहू, ये त्रिकोण क्यों है? अरे माँ जी, ये नए ज़माने का पराठा है ना, और वैसे भी मुझसे गोल नहीं बन रहा था, लेकिन स्वाद में ना आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चख कर देखती हूँ। अरे माँ जी, आप एक निवाला लेकर रुक क्यों गई? खाइए खाइए, शर्माइए मत। अरे मैं शर्मा नहीं रही हूँ, इसमें तूने आलू की जगह क्या डाला है? अजीब सा स्वाद आ रहा है। मैंने तो आलू ही डाला था और कुछ नहीं डाला। जा लेकर आ रसोई से, कौन सा आलू डाला है, मैं भी तो देखूं जरा। ये देखिए माँ जी, ये है आलू। मैंने कहा था ना मैंने आलू ही डाला है, मुझे इतना तो पता ही है, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ माँ जी। हे भगवान, सारे नमूने मुझे ही देने थे तुझे। अरे ये आलू है, लेकिन कच्चा आलू कोई पराठे में डालता है क्या? उसे उबाल कर डालना होता है। तो फिर ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था कि नहीं? अब इसमें किसकी गलती है बताइए तो? और फिर आप कहती हैं कि मैं कम अकल हूँ। नहीं नहीं मेरी माँ, मुझ में अकल नहीं है जो मैंने तुझे बोल दिया खाना बनाने को। पिंकी, तुझे भूख लगी है? अब क्या दोनों ननद भाभी मिलकर खाना बनाओगी? नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर ऑर्डर करेंगे। हम दोनों को पिज्ज़ा पसंद है ना? हाँ भाभी, चलिए आज तो ऑफर भी चल रहा है। अरे क्या करूं मैं इन तीनों का? ये सब उस दिलजीत शादी वाली आंटी की वजह से हुआ है। कैसी लड़की पकड़ा दी मुझको, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कावेरी के अरमानों पर पानी फिर चुका था, लेकिन अब उसे दिलजीत पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने आकाश की शादी दिव्या से करवाई थी। कावेरी ने दिलजीत को फोन किया और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अरे अरे बहन जी, अब मेरी की गलती इसमें? हाँ, मैंने तो कहा था आपके बेटे से मेल खाती है लड़की, दोनों खुश रहेंगे साथ में, है कि नहीं? अब देख लो, दोनों खुश तो हैं साथ में। अरे वो तो तीनों ही खुश है, लेकिन मेरी जिंदगी तो झंड हो गई ना उससे काम आता है, ना घर संभालना आता है, बस सारा दिन फोन चलाती है और सेल्फी निकालती रहती है। तो इसमें मेरा की कसूर बहन जी? मैंने तो आपको सुंदर लड़की लेकर देती, अब आपको तो खुश होना चाहिए, आप तो मुझे ही सुना रही है उल्टा। अरे तो आपको नहीं तो किससे सुनाऊंगी? 1 लाख रुपए लिए है आपने शादी करवाने के लिए, और ऐसी लड़की से शादी करवा दी मेरे बेटे की। अरे आपका बेटा भी तो देखिए कितना होनहार है, मैं नहीं करवाती शादी तो अब तक कवारा बैठा होता है कि नहीं? अरे जाइए जाइए, बहुत देखे आपके जैसे। अरे मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दी, आपकी वजह से ये आफत मेरे गले आ पड़ी। देखिए बहन जी, मेरा काम है शादी करवाना, अब आप मुझे क्यों सुना रही हो? कम से कम शादी तो हो गई आपके बेटे की। वैसे तो आपके दोनों बच्चे बड़े फुद्दू है, अगर मैं ना होती तो कोई लड़की आपके बेटे से शादी नहीं करती। हाँ जी, बड़ी आई है, मैंने करवाई शादी, और जहाँ तक रही मेरी बेटी की शादी, तो वो तो मैं किसी अच्छे से घर में करवाऊंगी, देख लीजिएगा आप।
हाँ जी, मैं भी देखती हूँ आप कैसे करवाती है शादी अपनी बेटी की। आपको क्या लगता है आप ही है क्या एक जो शादी करवा सकती है? पूरे शहर में बहुत सारे बैठे हैं शादी करवाने के लिए। हाँ जी, क्यों नहीं। आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ, देखते हैं कैसे होती है आपकी बेटी की शादी। और चिंता मत कीजिएगा बहन जी, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेती तो मैं आपको माफ़ कर भी दूंगी और आपकी बेटी की शादी भी करवा दूंगी। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कभी। कावेरी ने दिलजीत को उल्टा पुल्टा सुनाकर फोन काट दिया और पिंकी को तैयार करवा दिया उसके साथ चलने के लिए रामलाल शादी वाले के पास। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। भाई साहब, मुझे मेरी बेटी पिंकी के लिए रिश्ता देखना था। अच्छा, क्या करती है ये? कितना पढ़ी लिखी है? पढ़ी तो है कॉलेज, लेकिन समझ लीजिए आता जाता कुछ नहीं है। समझ गया मैं। अब देखिए बहन जी, आजकल तो सारे परिवार कामकाज वाली अच्छी सुशील लड़की को ढूंढते हैं। ऐसे में पिंकी का रिश्ता होना थोड़ा सा तो मुश्किल है, लेकिन आप एक काम करिए, आप दिलजीत शादी वाली आंटी के पास चले जाइए। वो किसी का भी रिश्ता करवा सकती है, आपकी बेटी का भी रिश्ता करवा देगी। अरे भाई साहब, हमने उससे ही तो झगड़ा करके आपके पास आए हैं। क्या आपने दिलजीत बहन जी से झगड़ा कर लिया? अरे आपको पता है वो शहर की सबसे बड़ी शादी करवाने वाली है। आपने उनसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, बहुत सारे बैठे हैं शहर में। चल पिंकी, हम किसी और के पास चलते हैं। कावेरी और पिंकी कई सारे शादी करवाने वालों के पास गए, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि कोई भी दिलजीत के आगे खड़ा होना ही नहीं चाहता था। अरे बहन जी, आप फिर आ गई। मैंने आपको कितने रिश्ते भेजे हैं, कोई भी आपकी बेटी को पसंद नहीं करना चाहता। कोई कहता है लड़की सुंदर नहीं है ज़्यादा, कोई कहता है कामचोर है। अब तो देखिए, मैं और कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। अरे बहन जी, ऐसा मत कहिए, कोई और रिश्ता हो तो बताइए ना। अरे बहन जी, अब आपके पास ना एक ही चारा है, दिलजीत शादी वाली आंटी। अब उनके सिवा इस लड़की की शादी कोई नहीं करवा सकता। अब तो लगता है दिलजीत के पास जाना ही पड़ेगा। कावेरी को समझ में आ गया था कि पिंकी की शादी अगर अब कोई करवा सकता है तो वो बस दिलजीत ही। इसलिए वो मिठाई और कुछ तोहफे लेकर पहुंच गई दिलजीत के ऑफिस। कैसी है आप बहन जी? अरे आप अभी भी मुझे कोसने आई हैं क्या? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो बस चलता ही रहता है। मैं तो बस यूं ही कुछ भी कह जाती हूँ। इतनी अच्छी बहू लेकर दी है आपने, मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब मेरी बेटी का भी रिश्ता आप ही करवाएंगी, मैंने तो बस तय कर लिया है। लेकिन आप तो कह रही थी कि... अरे बस आप कुछ मत कहिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरे बच्चे कितने होनहार किस्म के हैं। इससे भी किसी गत्ते के साथ, मेरा मतलब है किसी अच्छे से लड़के के साथ करवा दीजिए शादी बस। मैंने तो कहा था दिलजीत के सिवा और कोई नहीं करवा सकता आपके बच्चों की शादी। वो तो मैंने देख ही लिया दिव्या को देखकर कि आप किसी की भी शादी करवा सकती हैं। क्यों? मतलब आपके हाथों में जादू है बहन जी। आप बस इस बच्ची का रिश्ता भी करवा दीजिए, जिससे मेरी मुसीबत किसी और के गले में पड़ जाए बस। अरे अब टेंशन ना लो जी, दिलजीत अच्छों की शादी करवा देती है। कावेरी को समझ में आ गया कि जैसी उसकी बहू है वैसी ही थी उसकी बेटी भी, इसलिए उसकी शादी भी दिलजीत के अलावा कोई और नहीं करवा सकता था। पिंकी की शादी दिलजीत ने करवा दी और कावेरी की मुसीबत अब किसी और के गले पड़ चुकी थी। तो अगर आपको भी किसी ऐसे की शादी करवानी हो तो बताइएगा, दिलजीत शादी वाली आंटी है ना।